जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रोग्राम बदलता दौर में आज रविवार, आज फिर समय है आपको एक पर्सनैलिटी से मिलाने का और डिसेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज पर बात करने का। आज हम स्पेसिफिकली डिसेबिलिटी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में, पूरे विदेश में कोविड का जो प्रकोप है वो उसी तरह से चल रहा है और बहुत सारे लोगों की हमारे पास रिक्वेस्ट थी कि आप इस समय, बहुत सारे लोगों के ऊपर स्ट्रेस है, बहुत सारे लोग जो हैं वो स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं, एंग्जाइटी है, तो आप इसके ऊपर शो कीजिए। और हमने थोड़ा सा बताएं कि हम जो डिप्रेसिव माहौल है तो उससे कैसे बाहर निकले। तो इस कड़ी में जो आज की हमारी मेहमान है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस को लेके बहुत सजग हैं और लोगों को अवेयर कर रही हैं। और ये क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं, मध्य प्रदेश दतिया में इंटर्नशिप कर रही हैं ये मेडिकल कॉलेज में, और प्रोफेशनली ये डेंटिस्ट थी और अभी ये साइकोलॉजी में परस्यू कर रही हैं। तो ये लोगों को अवेयर कर रही हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। आज हम जानेंगे कि क्या कारण है कि लोगों में इतनी एंग्जाइटी बढ़ रही है, इतना डिप्रेसिव माहौल है, कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्या इश्यूज हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर निकिता तोशी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दानिश जी, थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपके शो में। और मैं अपने सभी लिसनर्स को ग्रीट करना चाहती हूँ और आई होप आप सब अच्छा फील कर रहे हैं, हैप्पी हैं, क्योंकि बाहर तो माहौल बहुत स्ट्रेसफुल है, बट आई होप आप सब हेल्दी और हैप्पी हैं। डॉक्टर निकिता, सबसे पहले आप हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं और क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं या पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी हैं? जी, मैं बेसिकली अंबिकापुर छत्तीसगढ़ को बिलोंग करती हूँ और मैं प्रोफेशन से एक डेंटल सर्जन हूँ। मैं प्रैक्टिस कर रही थी पिछले 7 सालों से। उसके बाद मुझे एक प्रॉब्लम शुरू हुई जिसे वेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, हिप बोन्स की। ये एक प्रोग्रेसिव डिसीज है जिसमें ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से बोन डेड होनी शुरू हो जाती है और मुझे काफी पेन, परसिस्टेंट पेन रहने लगा उसकी वजह से। और वेट बेयरिंग मना कर दी गई कि आपको क्रचेस की हेल्प से चलना है। और आइडियली इसका ट्रीटमेंट जो है ये रिवर्सिबल तो नहीं होती है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी ही होती है। सिंस मुझे लगा कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को भी कुछ ईयर्स में रिवीजन चाहिए होता है, तो मैं जब तक इसे बिना सर्जरी के मैनेज कर पाऊँ तो मैं वैसे ट्राई कर रही हूँ। प्रिकॉशंस ज्यादा लेती हूँ, क्रचेस यूज कर लेती हूँ, स्टेयर्स वगैरह जो मना है मुझे तो वो मैं नहीं करती हूँ यूज। और इस तरीके से अभी मैं काफी बेटर स्टेट में हूँ। मीनवाइल मुझे रियलाइज हुआ कि डेंटल प्रैक्टिस मुझसे अभी शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि काफी फिजिकल एक्सर्शन हो जाता है दिन भर क्लिनिक में, बार बार उठना बैठना। तो मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मुझे शुरू से ही काफी इंटरेस्ट था, तो मैंने जैसे ही मुझे अपने इस डायग्नोसिस के बारे में पता चला तो मैंने परस्यू करना शुरू कर दिया। इमीडिएटली एनरोल कर लिया था मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए और अब मेरे थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर्स भी हो चुके हैं। इंटर्नशिप भी ऑफिशियली हो गई है, पर मैंने एक्सटेंड करके बिकॉज काफी इंटरेस्ट आ रहा था तो अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, तो अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मुझे काफी अच्छा लग रहा है लोगों से इंटरैक्ट करके लोगों की मदद कर पा रही हूँ मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस। जहन में आया आपके कि अब क्योंकि मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ और स्टूडेंट भी हूँ, अभी लेटली पढ़ भी रहे हैं, आप अप टू डेट हैं, स्टडी के टच में है, तो मुझे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड लोगों को अवेयर करना चाहिए, ये कैसे जहन में आया? जी, जो अभी सिनेरियो चल रहा है जिससे भी बात होती है, मुझे बात करके समझ में आ जाता है कि इस पर्सन को एंजाइटी हो रही है या ये डिप्रेशन में ऑलरेडी हैं और इन्हें पता भी नहीं है कि ये डिप्रेशन में है, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्हें एंजाइटी हो रही है या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से ये गुजर रहे हैं। और नोबडी नोज, उनकी पूरी लाइफ इफेक्ट हो रही है, उनकी वर्क लाइफ इफेक्ट हो रही है, उनकी रिलेशनशिप्स इफेक्ट हो रहे हैं, बट दे डोंट नो कि ये किस वजह से हो रहा है और इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। बस ये है कि आप एक सही टाइम पे आप अपने साइकाइट्रिस्ट से अगर कंसल्ट कर ले तो बहुत आराम से इन चीजों को क्योर किया जा सकता है। पर लोगों के ध्यान में नहीं आता है कि साइकाइट्रिस्ट के पास हमें जाना चाहिए। वो परेशानी में ही उलझे रह जाते हैं, चीजें बढ़ती जाती हैं। और पता है, जैसे कहते हैं ना, हैप्पीनेस इज कंटेजियस, तो वैसे ही स्ट्रेस इज ऑल्सो कंटेजियस। आप स्ट्रेसफुल होते हैं, आपकी पूरी फैमिली स्ट्रेसफुल हो जाती है।
एब्सोल्युटली। जी। डू यू थिंक कि लोग साइकेट्रिस्ट के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि इंडिया में एक स्टिग्मा है कि अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको दिमागी प्रॉब्लम है, मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं है, और लोग आपको जो देखने का नजरिया है वो बड़ा डिफरेंट हो जाता है लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। और मतलब इवन वेल एजुकेटेड लोगों में भी ये चीज देखने को मिलती है। बहुत रेयरली लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, बहुत मजबूर हो जाते हैं ना, जब बिल्कुल हर तरह से परेशान हो गए, बहुत सीवियर कोई मेंटल इलनेस है, तो ही लोग जाते हैं, और वो भी छुपते छुपाते। दे ट्राई कि पता ना चल जाए किसी को कि हम साइकाइट्रिस्ट को मिलने गए थे। जबकि अगर देखा जाए तो बॉडी के जैसे बाकी पार्ट्स होते हैं, सपोज हमारी बोन है, बोन में फ्रैक्चर हुआ, बोन में इंजरी हुई, पेन हो रहा है, परेशान है, तो हम जाते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, अपने डॉक्टर के पास इलाज करवाते हैं और ठीक होके आते हैं। उसी तरीके से ब्रेन के हमारा एक ऑर्गन है, अगर ब्रेन में कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस हैं या किसी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, साइकोसिस भी इवन हो रही है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, तो इट्स जस्ट एन ऑर्गन। और उसके थोड़ी सी इलनेस की वजह से बिहेवियर के चेंजेस, बाकी बॉडी में चेंजेस होता है तो हमें सर्दी खांसी बुखार के फॉर्म में, पेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ब्रेन में जब इलनेस होती है तो वो बिहेवियर चेंजेस के फॉर्म में, मूड चेंजेस के फॉर्म में, उदासी हो जाना, या कुछ लोग बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, या फिर थॉट इरेशनल, आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस फॉर्म में वो प्रेजेंट हो सकता है। और जब आप उसका इलाज लेते हैं तो वो भी बाकी बीमारियों की तरीके से ठीक हो जाता है। इट्स जस्ट एज सिंपल। मतलब ब्रेन भी आपकी बॉडी का एक पार्ट है और उसकी इलनेसेस को भी उतने ही नॉर्मली अपन को ट्रीट करना चाहिए। तो डॉक्टर निकिता जी, मुझे ये बताएं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जी ये जी तीनों एक ही चीज है या तीनों में डिफरेंस है? सिंपल वर्ड्स में हमारे लिसनर्स को इन तीनों में क्या डिफरेंस है, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? जी। स्ट्रेस की अगर बात की जाए तो स्ट्रेस यानी तनाव। तो जब हम किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं या हमारे पास किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, तो हम उसके बारे में सोच सोच करके खुद को स्ट्रेस देते जाते हैं, तनाव ले लेते हैं, और इसकी वजह से होती है हमें एंजाइटी या डिप्रेशन। एक एक करके अगर डिस्कस करें तो डिप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो डिप्रेशन में एक नॉर्मल तरीके से अगर देखें किसी को कि डिप्रेशन कैसे आप पहचानेंगे कि मुझे डिप्रेशन तो नहीं है, तो लंबे समय की उदासी हो सकती है, मन का उदास रहना, जो इसका बिल्कुल एक कॉमन साइन है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि उदास तो हम भी हो जाते हैं कभी कभी, तो क्या इसका मतलब मैं डिप्रेशन में हूँ? कोई न्यूज आ गई किसी फ्रेंड की कि कोविड हो गया है, या किसी क्लोज को जिसको हम जानते हैं उसकी डेथ हो गई है, तो ऑब्वियसली हम भी थोड़े टाइम उदास रहते हैं। तो नो, वो डिप्रेशन नहीं है, नॉर्मल है। एक स्ट्रेसफुल न्यूज सुन करके थोड़ी देर के लिए घबराहट होना या थोड़ी देर के लिए उदास होना, और फिर ओवर फ्यू आवर्स या फ्यू डेज आप धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये बिल्कुल नेचुरल है। आपको बुरा फील हो रहा है किसी कोई बात सुन करके, बाहर इतना सब कुछ चल रहा है, तो उसको लेकर के अगर हम थोड़े उदास हो रहे हैं तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और अपने इमोशंस को हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए, सप्रेस नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप किसी चीज को लेकर के परेशान है, तो अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना चाहिए। आप नॉर्मली उसको एक्नॉलेज करिए, उसे फील करिए। पर अगर वो परसिस्टेंट है ओवर डेज, ओवर ईयर्स, ओवर डेज एंड ओवर वीक्स, सॉरी, या मंथ्स तक भी रहता है कई लोगों को, तो वैसे केस में आप समझ सकते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट नॉर्मल, ये डिप्रेशन की तरफ जा रहा है डायग्नोसिस इस पर्सन का। तो बहुत ज्यादा उदासी रहना, एनर्जी का कम फील करना, किसी काम में मन नहीं लगना, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, किसी चीज में आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। जो चीजें आपको पहले पसंद थी, पहले सपोज कि आपको सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग या कुकिंग में इंटरेस्ट आता था, पर अब उन चीजों में भी इंटरेस्ट आना कम हो गया है। तो ये सब साइंस होते हैं डिप्रेशन के। राइट। खुद में वर्थलेस सा फील होना, होपलेस, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, मुझे तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा, दूसरों से बात करने का मन नहीं होना, किसी से भी कांटेक्ट रखने का मन नहीं करता, फोन नहीं उठाते हैं लोग, इस तरीके की चीजें। और इसका जो सीवियर फॉर्म है उसमें सेल्फ हार्म तक करने का मन कर सकता है, सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ सकती हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर होता है तो ये सब डिप्रेशन के साइंस हैं। और अगर बात करें, कंसल्ट विद द साइकियाट्रिस्ट, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो और फैमिली अगर मेंबर, पेशेंट को खुद नहीं समझ में आ रहा है तो फैमिली मेंबर्स को पहल करनी चाहिए। एग्जैक्टली। और अगर एंजाइटी की बात करें
तो एंजाइटी में बेसिकली घबराहट महसूस होना। पेशेंट को जब कभी बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है या पैनिक अटैक आता है तो ऐसा लगता है मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, या धड़कन बहुत तेज बढ़ गई है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, नोजिया या वॉमिटिंग भी हो जाती है, पेट में डिस्कम्फर्ट सा होता है, पेट में ऐसा लग रहा है दर्द हो रहा है या इंडाइजेशन, पता नहीं क्या हो गया मुझे, हेडेक हो सकता है, सिर का भारीपन हो सकता है, रोने का मन कर सकता है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है पर आप समझने को सुनने को तैयार नहीं हो कि क्या हो रहा है ना। एंड ऐसे में पेशेंट और पेशेंट के आसपास के लोग भी घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया ऐसे, बट एक्चुअल में ये सीवियर एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं जो कि एक वेव की तरह आते हैं और थोड़ी देर में चले भी जाते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स पता है तो आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, पर होता ये है कि घर वाले और आसपास के लोग भी पैनिक करने लगते हैं और एग्जैजरेट होती चली जाती है चीज। राइट। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे इसकी ट्रीटमेंट ली जा सकती है, क्या ये पूरी तरह से क्यूरेबल है। थोड़ी सी कोविड के ऊपर बात करते हैं, तो आपका एनालिसिस अभी क्या कह रहा है कि कौन सी ऐसी कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक? अगर बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम्स पे जाएं तो एंजाइटी, जिसके बारे में हमने अभी बात की, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है इस समय। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर अगर मैं बताऊं कि एक ट्रॉमेटिक एपिसोड के बाद भी पेशेंट उसके ट्रॉमा से, उसकी मेमोरी से बाहर नहीं निकल पाता है, और ये इतने तरीकों से देखने को मिल रहा है। अगर कोई पेशेंट अभी बहुत दिन आईसीयू में रहकर आया या हॉस्पिटल में, एक तो इस टाइम पे दिक्कत ये है कि आपको अकेले रहना पड़ता है, आप अपनी फैमिली से नहीं रह सकते ना, बिकॉज आप कोविड से इन्फेक्टेड हो। तो ये खुद में पेशेंट्स के लिए बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता है कि हम अकेले 10-10 दिन या 20-20 दिन हॉस्पिटल में रहे, उस बीच आईसीयू भी शिफ्ट किया गया, वेंटिलेटर शिफ्ट किया गया। एंड जब पेशेंट्स ठीक होके वापस आ जाते हैं, कुछ पेशेंट्स तो बहुत हैप्पीली वापस आते हैं एंड दे गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ कि ओके मैं बच गई, मैं ठीक हो गई और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बट देन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इतना उस समय उनको सदमा लगा होता है कि वो बाद में भी उनको नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं, ट्रिगर्स हो जाते हैं। अगर एक एम्बुलेंस की आवाज भी आई तो वो उनका पैनिक अटैक ट्रिगर हो जाता है, वो उनको वापस से वो चीजें याद आने लगती हैं, अपनी हॉस्पिटल की स्टे और सब चीजें। और अगर ये कुछ दिनों तक है और धीरे धीरे ठीक हो रही है देन इट्स फाइन, बट अगर ये ओवर वीक्स या ओवर मंथ्स परसिस्टेंट हो रही है तो फिर दे शुड कंसल्ट समवन एंड सीक हेल्प, क्योंकि ये सीरियस हो सकता है। रीजंस क्या है? रीजन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का यही है कि पेशेंट प्रिपेयर्ड नहीं है ना, मतलब हर किसी का अलग तरीका होता है। अभी कॉमन प्रॉब्लम बढ़ रही है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ओवरऑल क्या मल्टीपल रीजंस है जिसके कारण ये चीजें पेंडेमिक हर जगह अगर आप है? जी बिल्कुल, स्टैट्स तो हम देख ही रहे हैं रोज रोज जिस तरीके से राइज हो रहे हैं केसेस। और फिर अगर आप खुद अपना रूटीन रिवाइंड करेंगे तो आपको लगेगा सुबह उठते के साथ और रात तक कितने न्यूज हम कंटिन्यूसली अपने कितने फोन कॉल्स ऐसे आते हैं उनको, जिसमें हमको सिर्फ यही सुनने को मिलता है, पता है इसको भी कोविड हो गया, पता है ये तो बहुत सीरियस है, अरे इनके लिए हॉस्पिटल अरेंज नहीं हो पा रहा है। तो थ्रू आउट द डे हम इन्हीं थॉट्स में घिरे रहते हैं। तो इतना स्ट्रेस, मतलब आप कंटिन्यूसली एक स्ट्रेस और नेगेटिविटी के स्टेट में ही चल रहे हो आजकल। बहुत कम लोग हैं जो अभी भी नॉर्मल रूटीन या वैसे हैप्पीली अपना कुछ एंजॉयमेंट वाला कोई काम कर रहे हैं। अदरवाइज एवरीवन इज इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। आप कंटिन्यूस न्यूज पे न्यूज देख रहे हैं, आप स्टैट्स चेक कर रहे हैं, अरे कितने केसेस पॉजिटिव आए, क्या हुआ। तो दीज ऑल थिंग्स ओवरऑल लीड टू कंटिन्यूस स्टेट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। प्लस हमारा खुद का एक फियर होता है पूरे टाइम कि अरे हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा, या जो हमारे लव्ड वंस हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ जो हमारे पास हैं, कुछ जो हमसे दूर हैं, उनको लेकर के हम फिक्र करते रहते हैं कि यार उनको ना हो जाए ऐसा कुछ। तो ये कंटिन्यूस जो थॉट्स होते हैं यही है इस समय रीजन। सोशल मीडिया पे मैं कुछ पोस्ट पढ़ रहा था, उस पे विदाउट नेम कई ऐसे क्लेम करते हैं कि बहुत बड़े बड़े एक्टिविस्ट ने ये टिप्स शेयर किए हैं। मल्टीपल पोस्ट जब मैंने पढ़ी तो उसमें एक चीज कॉमन थी कि अगर आज की डेट में अगर आपको एंजाइटी या डिप्रेशन से दूर रहना, स्टे अवे फ्रॉम योर टेलीविजन और न्यूज और सोशल मीडिया। आपके हिसाब से ये कितना रेलिवेंट है? बिल्कुल सही है। देखिए, हम जो चल रहा है उससे आईज क्लोज नहीं कर सकते, हमें अवेयर और इन्फॉर्म्ड रहने की तो जरूरत है।
इतना खुद को भी इस समय स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि ओके दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, और उसके बारे में हमें अवेयर भी रहें। पर कंजम्पशन कम रखिए अपने न्यूज का और सोशल मीडिया यूजेज का, ये जरूरी है। आप एक बार आपने न्यूज देख लिया, एक बार आपने एक हल्का फुल्का सा आपको जानकारी मिल गई, उसके बाद कीप इट ऑफ। आप अपने आप को इंडल्ज करने की कोशिश कीजिए कॉन्शियसली बाकी चीजों में, जिससे कि आपका माइंड कैसे इम्पैक्ट करता है, थोड़ा हमें एग्जांपल के साथ बताएं। कैसे खुद को आप डाइवर्ट कर सकते हैं? नहीं, कैसे ये न्यूज इम्पैक्ट करती है हमारे माइंड को? ओके, देखिए आप कंटिन्यूसली अगर न्यूज चलाते जा रहे हैं, आप देखते जा रहे हैं, अच्छा यहाँ के ये स्टैट्स हैं, इतने केसेस बढ़े, इतने केसेस बढ़े, हार्डली किसी का फोकस जाता है कितने केसेस रिकवर हुए। एक्चुअली अगर देखा जाए तो माइल्ड केसेस ज्यादा हैं, काफी ज्यादा है। मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं जो घर पे ही माइल्ड सिम्टम्स के साथ नॉर्मल टेलीकंसल्टेशन करके नॉर्मल से ट्रीटमेंट लेकर के और ठीक हो जा रहे हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं। कुछ लोग हैं जो मे बी जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज हैं या कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, वो उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन तक की जरूरत पड़ रही है, या अनफॉर्चुनेटली दे आर लूजिंग देयर लाइव्स। तो पॉजिटिव न्यूज जो है वो कम मिल रहा है देखने को, और नेगेटिव न्यूज ही हर जगह की क्राइसिस है। नेगेटिव न्यूज इज वन ऑफ द रीजन कि लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, अगर हमें हो गया तो क्या करेंगे, हमें हो गया तो क्या हो गया, क्राइसिस दिखती है हर जगह। इमरजेंसी की सिचुएशन जैसा पूरा बना हुआ है ना, कि अगर हमें हो गया तो मतलब पॉजिटिव न्यूज कम जैसे डायग्नोस होते हैं लोग, होती है। बिल्कुल, और ये हमारी टेंडेंसी भी होती है कुछ, अगर दोनों न्यूज अवेलेबल भी है तो हम ज्यादा उससे डरने वाली चीज से ज्यादा इम्पैक्ट वो ज्यादा नेगेटिव चीज वैसे भी ज्यादा अट्रैक्ट करती है तेजी से। जी बिल्कुल, हम जल्दी डर जाते हैं। अच्छा ये बताएं डॉक्टर निकिता, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लोग पहले से जिनको थोड़ी एंजाइटी है या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उनके ऊपर कितना बुरा असर पड़ रहा है इस पेंडेमिक का? देखिए, जिनको पहले से ही एंजाइटी या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो समहाउ अगर वो अंडर ट्रीटमेंट रहे हैं और उनको पता है कि कैसे मैनेज करते हैं, तो इस समय भी डेफिनेटली उनको ट्रिगर्स से दिक्कतें हो सकता है उनकी बढ़ रही हैं। बट देन अगेन, बिकॉज अगर वो अंडर ट्रीटमेंट रहे हैं तो उनको पता है कि डॉक्टर से कंसल्ट करके हमें कैसे अपनी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी है, उनको टेक्निक्स पता है कि उनके लिए क्या वर्क करता है क्या नहीं वर्क करता है। तो जो नॉन पेशेंट्स हैं वो तो फिर भी मैनेज कर ले रहे हैं, बिकॉज दे हैव बीन डीलिंग विद एंजाइटी एंड स्ट्रेस। पैरामीटर could have been different for the rural people, those people who are living in a rural area or those people who are in a semi-urban area or urban area. वी कैन से, क्योंकि रूरल एरियाज में अगर देखा जाए तो लोग कम अवेयर हैं साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट्स को लेकर के, और शायद हल्की फुल्की एंजाइटी ओवरलुक करे हुए होंगे, और अब इस समय तो हर किसी को हो रही है थोड़ी बहुत एंजाइटी। तो फॉर देम इट वुड बी अ डिफरेंट थिंग टू फेस एंड डील विद कंपेयर टू द अर्बन पॉपुलेशन, जिनको ऑलरेडी वो मेडिटेशन को लेकर के काफी अवेयर हैं, और रिलैक्सेशन टेक्निक्स, बिकॉज इतनी वर्क लाइफ ही इतनी स्ट्रेसफुल होती है कि दे आर ऑलरेडी काफी काउंसलिंग उनके ऑफिस में ही दी जाती है, काफी चीजों के बारे में वो ऑलरेडी अवेयर होते हैं। तो या मे बी कि वो थोड़े बेटर तरीके से डील कर सकते हैं इस समय। तो आपने डिप्रेशन बट अगेन द ट्रिक इज कि ये सबके लिए डिफरेंट है, ये सिचुएशन नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। एग्जैक्टली। तो डिप्रेशन आपने बताया कि इसकी सीवियर फॉर्म भी है, माइल्ड भी है, और बिगिनिंग में अगर इसको कंट्रोल, तो मैं चाहूंगा कि आप हमें टिप्स तो शेयर करें और ये भी बताएं कि इज इट कम्प्लीटली क्यूरेबल, बी इट अ सीरियस फॉर्म और अ माइल्ड फॉर्म, क्या ये पूरी तरह से इसका ट्रीटमेंट है, और क्या टिप्स है कि लोग कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं इन सर्कमस्टांसेस में? जी वेल, अगर आप पहले से बिल्कुल हेल्दी थे और सिर्फ अभी कोविड रिलेटेड आपको एंजाइटी और डिप्रेशन हो रही है, तो इसका क्लियरली हमें रीजन दिखता है कि इट्स बिकॉज ऑफ इस समय का जो स्ट्रेस है। मोस्टली आपके जो भी मेंटल हेल्थ इश्यू है उसके पीछे रीजन क्या है वो डिसाइड करता है कि वो कितना क्योरेबल है। अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, या बहुत पहले से ड्यू टू सम अदर सिस्टमिक हेल्थ इश्यूज, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन है, तो वो कई बार थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट लेकर के फिर ठीक हो जाती हैं। और अगर बिल्कुल अभी इंस्टेंट ड्यू टू ये स्ट्रेस वगैरह है, तो उसमें आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाई जाती है, साथ में थोड़े टाइम की मेडिसिन हो सकता है आपके साइकाइट्रिस्ट आपको एडवाइस करें, जो धीरे धीरे करके बंद हो जाती है, एंड देन यू गेट बैक टू नॉर्मल। और सेम इज विथ एंजाइटी ऑल्सो, कि आपको थोड़े टाइम के लिए हो सकता है मेडिसिन की भी जरूरत पड़े, जो कि बिल्कुल माइल्ड होती हैं, बहुत कामिंग होती हैं, और एक डर होता है लोगों में कि नहीं इसकी दवाइयां नहीं खानी चाहिए। ऐसा नहीं है, आपके डॉक्टर वेल अवेयर हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, और अगर वो आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल माननी चाहिए उनकी बात।
और थोड़े टाइम की अगर मेडिसिन आपके लिए जरूरत है तो आपको लेनी चाहिए, और फिर ग्रेजुअली वो बंद हो जाती हैं, आपको टेक्निक्स और थेरेपी सिखा दी जाती हैं, आप उससे भी बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं, एंड देन यू गेट बैक टू नॉर्मल। तो ये थी डिप्रेशन और एंजाइटी की जो ओवरऑल बात है। और अगर बात करें प्रिवेंशन की, कि आप कैसे खुद को बचा सकते हैं गेटिंग इनटू इट, तो उसके लिए भी वहीं से बात शुरू होती है कि उसके कॉजेस क्या हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के कंटेक्स्ट में बात करें, तो जो लोग डिपेंडेंट हैं किसी में, उनके केस में थोड़ी सी ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी देखी जाती है कंपेयर टू अदर्स, बिकॉज उनको ये फियर रहता है कि व्हाट इफ आई गेट इन्फेक्टेड, या व्हाट इफ माई केयर टेकर गेट्स इन्फेक्टेड, तो फिर कैसे मैनेज होंगी चीजें। तो अगेन कॉजेज पे अगर हम जाएं तो जो मेन कॉजेज होते हैं वो फियर ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड, फियर ऑफ योर केयर टेकर और योर लव्ड वन गेटिंग इन्फेक्टेड, जिससे आप डिपेंडेंट हैं, और फिर एंजाइटी की व्हाट इफ आई हैव टू गो इनटू आइसोलेशन, या फिर आइसोलेशन में जो हैं उनको बिल्कुल आदत नहीं होती है अकेले रहने की, कई लोगों को तो वो 14 डेज या 10 डेज का जो पीरियड अकेले स्पेंड करना पड़ता है, दैट बिकम्स टफ। तो इसको अगर आपको प्रिवेंट करना है तो इट्स बेटर कि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें। प्रिवेंशन और प्रिपेयर्डनेस की अगर बात की जाए तो वो भी दो तरीके से हो सकती है। पहला कि आप अपने प्रिकॉशंस को लेकर के रीथिंक करें, आप बात करिए अपनी फैमिली मेंबर्स से कि ओके कितना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है और क्या हम सारे प्रिकॉशंस अच्छे से ले रहे हैं, इंक्लूडिंग जितने भी रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं, हैंड हाइजीन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, घर पे ही रहना है इस समय, बाहर से आने वाली चीजों की हैंडलिंग सही से हो रही है। जस्ट रीथिंक एंड वर्क आउट, टॉक विथ योर फैमिली मेंबर्स, एंड आप ये देखिए कि हम ये सब अच्छे से प्रिकॉशंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। सो दिस इज हाउ आपको थोड़ा रिलैक्स्ड फील होगा कि ओके वी आर डन, हम अच्छे से प्रिकॉशंस ले रहे हैं, देयर आर वेरी लेस चांसेस कि हम में से कोई इससे अफेक्ट होगा। बट अगेन सीइंग द रेट ऑफ स्प्रेड जो कम्युनिटी लेवल पे इस समय स्प्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट एवरीवन इज गेटिंग इन्फेक्टेड, तो वी हैव टू कीप अ प्लान बी रेडी कि व्हाट इफ समवन इन द फैमिली गेट्स इन्फेक्टेड, व्हाट इफ आई गेट इन्फेक्टेड, ओके तो हम कैसे मैनेज करेंगे उसको भी अगर हम बैठ करके पहले से डिस्कस करके पूरा प्लान आउट रखें ना, कि ओके दिस विल बी द आइसोलेशन प्रोटोकॉल, इस रूम को हम आइसोलेशन के लिए यूज करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम चीजों को मैनेज करेंगे, दिस पर्सन विल बी टेकिंग केयर ऑफ, व्हाट इफ पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो जाती है, सबकी तबीयत खराब हो जाती है, विच डॉक्टर आर वी गोइंग टू कंसल्ट, रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, ये सब चीजें घर पे है ना, ओके अगर खाना बाहर से मंगाना पड़ा, डू वी हैव एक्सेस, कैसे क्या मैनेज होगा, विच हॉस्पिटल विल बी कंसल्ट अगर जरूरत पड़ी तो वंस यू कीप एवरीथिंग रेडी रिटन में, एंड एवरी फैमिली मेंबर इज प्रिपेयर्ड एंड यू हैव टॉक्ड अबाउट इट, तो फिर आपको स्ट्रेस कम हो जाती है। आप किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं तो आपको स्ट्रेस कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जाम है जिसके लिए आप अच्छे से तैयार हैं तो आपको कम एंग्जाइटी होगी, राइट, बट अगर आप एकदम से बिना पढ़ाई किए जा रहे हैं उस एग्जाम को देने तो आप उसमें बहुत स्ट्रेसफुल होंगे। तो उसी तरीके से यू कैन बी प्रिपेयर्ड एंड यू कैन रिड्यूस योर एंग्जाइटी टू अ ग्रेट लेवल। Absolutely, this is very important what you have shared just now, कि हम जितना भी न्यूज़ में देख रहे हैं बावजूद उसके ये हमारे माइंड में नहीं आता कि हम अपने लिए भी ये प्लान रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि हमें नहीं होगा, तो हम एग्जैक्टली हमें नहीं होगा, ये चीज मन से निकाल दीजिए, और हमें हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं हुआ तो वेल एंड गुड। जो भी मन में ख्याल आते हैं ना जिससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप उसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए, ना कि प्रॉब्लम ही बार बार रीथिंक करते रहते हैं। हम प्रॉब्लम को सोचते जाते हैं और स्ट्रेस हो जाती है, फिर एंग्जाइटी हो जाती है। अगर हम प्रॉब्लम की जगह उसके सॉल्यूशन पे फोकस करने लगे तो हमारा स्ट्रेस लेवल वैसे ही कम हो जाएगा। ये तो बात रही प्रिवेंशन की। अपने आप को इमोशनली और फिजिकली और मेंटली हम कैसे फिट रख सकते हैं इतने डिप्रेसिव माहौल में। और एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पिछले साल भी इसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी कि टर्मिनोलॉजी को हम बहुत ज्यादा इंडिया में, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बहुत ज्यादा हम टर्मिनोलॉजी के ऊपर ध्यान देते नहीं है, लेकिन जैसे हमने सोशल डिस्टेंसिंग का एक टर्म दी, जबकि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो उसके मायने बड़े ब्रॉड निकलते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग को अपने आप में सोचना ही कि हम समाज से दूर हो रहे हैं एक दूसरे से, तो वो अपने आप में एक एंजाइटी पैदा करने वाली चीज है। तो डू यू थिंक इट आल्सो प्लेज अ रोल? बिल्कुल बिल्कुल। लॉकडाउन जो फर्स्ट टाइम हुआ था
और इस तरीके की चीजें एक्चुअली फर्स्ट टाइम बहुत सी चीजें हो रही है ना, नोबडी वाज प्रिपेयर्ड कि ऐसा कुछ हमने कभी नहीं देखा था कि सब कुछ बंद हो रहा है और लोग होर्डिंग बिल्कुल ग्रोसरीज भर भर के ला रहे हैं, दवाइयां HCQS एक टाइम पे जब फर्स्ट वेव के टाइम आपने सुना होगा, तो लोग बिल्कुल शॉप्स में कुछ भी नहीं हुआ है पर पहले से खरीद खरीद कर रख रहे हैं, तो अभी भी इस टाइम पे भी ये होर्डिंग चल रही है। तो ये सब चीजों को लेकर के जो भी चीज आती है थोड़ी सी भी न्यूज में, ये मेडिसिन, तो बस वो मेडिसिन खरीदने पहुंच जाते हैं और इसकी वजह से दूसरे लोगों को कितनी दिक्कत होती है जो एक्चुअल में जरूरतमंद होते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी और एक्चुअली ये सब चीजें इतनी न्यू है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे कैसे बिहेव करें, कैसे रिएक्ट करें, कैसे रिस्पॉन्ड करें। और हर किसी का वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग डिफरेंट होता है। एक पर्टिकुलर एक सेम सिचुएशन में आप हो सकता है बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करके उसको मैनेज कर लें, और मुझे उसी सिचुएशन में बिल्कुल एंजाइटी हो जाए, मैं उसी को लेकर के बहुत परेशान हो जाऊं। तो हर कोई डिफरेंट होता है और इस टाइम में जब इतना स्ट्रेस है आसपास, तो इट्स ओके, मैं ये बार बार कहना चाहूंगी, इट्स ओके इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, इट्स ओके अगर आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को बिल्कुल एक्नॉलेज कीजिए और ट्राई टू या तो राइट इट डाउन या तो जस्ट लेट योर थॉट्स फ्लो। बट जो भी है ये जरूरी है कि कुछ डेज में आप धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाए और ये आपके ओवरऑल लाइफ को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। अदरवाइज इट्स फाइन इफ सम डेज यू आर फीलिंग लो, अगर आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आप परेशान हो गए, टेक रेस्ट, पॉज, गिव योरसेल्फ सम टाइम। और हम फिट कैसे रखें मेंटली और इमोशनली अपने आप को, उसके लिए क्या टिप्स हैं? जी, ओवरऑल अगर मैं आपको दो तरीके से ये बताना चाहूंगी। एक तो कि अगर आप थोड़ा बहुत भी एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, तो आप कैसे खुद को इमीडिएटली रिलैक्स कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉब्लम को बढ़ने ना दें। अगर आपको हल्की सी भी घबराहट हो रही है, आपको लग रहा है कंटिन्यूस स्ट्रेस हो रहा है, तो ट्राई टू डू समथिंग लाइक बहुत ही अच्छी, कई लोगों ने इस चीज पे एम्फसाइज किया है कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं वो बहुत बेनिफिशियल होती हैं स्ट्रेस रिडक्शन के लिए, हर किसी के लिए। तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इन जनरल एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम तो हम एडवाइस करते ही हैं। अगर आपको आता है, सीखे हुए हैं, तो बिल्कुल वो करिए। अदरवाइज नॉर्मली सेट डाउन या फिर लाई डाउन, जहाँ अच्छा वेंटिलेशन हो रूम में, जस्ट लाई डाउन और अपना सारा फोकस कुछ देर के लिए सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे ले जाइए, इनहेल एंड एक्सहेल। और इसमें आपको कोशिश कीजिए कि आप नोज से डीपली इनहेल कर रहे हैं, थोड़ी देर उसे होल्ड कर रहे हैं एंड देन आप स्लोली एक्सहेल कर रहे हैं। अगर और स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो इनहेल फॉर द काउंट ऑफ 4 एंड देन होल्ड फॉर द काउंट ऑफ 4 एंड एक्सहेल स्लोली फॉर द काउंट ऑफ 6 और 8। तो जस्ट आपका माइंड उस समय सिर्फ इस पे ही डाइवर्टेड रहता है एंड यू गेट रिलैक्स्ड। आप बस अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिए थोड़ी देर। दिस इज अ ग्रेट रिलैक्सेशन टेक्निक। बिल्कुल स्ट्रेस हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, अगर आपके पास एक्सेस है तो ग्राउंडिंग टेक्निक होती है विच वर्क्स ग्रेट। दैट इज अगर मिट्टी आपके घर के कैंपस के अंदर ही, बिकॉज अभी बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं होता, तो अगर घर के कैंपस के अंदर आपका गार्डन है या मिट्टी है तो ट्राई टू वॉक बेयर फुट ऑन दैट, या फिर घर के अंदर भी आप जस्ट बेयर फुट चल के देखिए थोड़ी देर। फील ग्राउंडेड विद मदर अर्थ एंड आपको अच्छा लगेगा। जस्ट सिट डाउन विथ योर सेल्फ। आपके घर में अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स के सामने थोड़ी देर बैठिए, जस्ट सी द विंड ब्लोइंग, बर्ड चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, जस्ट नॉर्मली जो भी चल रहा है उसको थोड़ी देर उस प्रेजेंट मोमेंट में रह करके फील करिए। अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। हम या तो पिछला सोच रहे होते हैं या तो आने वाले समय का सोच रहे होते हैं, अपने प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर बहुत कम टाइम पे रहते हैं। तो बी इन दैट मोमेंट एंड जस्ट रिलैक्स। खुद को रिलैक्स करने के एक्चुअली कई तरीके होते हैं। कुछ किसी के लिए वर्क करते हैं, कुछ किसी के लिए वर्क करते हैं। तो जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट कि आपको किस टेक्निक से अच्छा फील होता है। some people feel great after taking a shower. अगर स्ट्रेस फील हो रहा है, just go and take a shower and visualize कि okay, with the flowing water all your stresses are being washed away, and then when you come back you feel better. And some people feel कि okay, relaxation breathing exercise करने के बाद अगर थोड़ी देर सो लें, फिर when we wake up तो we wake up fresh. तो इस तरीके के टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। Then there is a 5 4 3 2 1 technique, जिसमें immediately we say कि okay, just try to see 5 things around you. Okay, what are the 4 things that you can touch? What are the 3 things that you can listen to?
and two things that you can smell right now and one thing that you can taste. So if you try this, आपके सारे पांचों senses aware हो जाते हैं ना. You have to try this actually अच्छे से. Okay, these are the 5 things I can see. ये मैं सुन पा रही हूँ. ऐसे करके आपके पांचों senses activated होते हैं उस टाइम पे और आप एक awareness आ जाती है present moment में and you feel better instantly. तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आपको अगर थोड़ी घबराहट या एंजाइटी महसूस कर रहे हैं आप, तो आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं. सूदिंग म्यूजिक, गुड म्यूजिक. अगर आपका थोड़ा भी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है तो कोई भजन या एनीथिंग व्हिच यू लाइक, आप ऐसा कुछ भी प्ले करके सुन सकते हैं. इट गिव्स एनर्जी, इट गिव्स यू रिलैक्सेशन एंड सपोर्ट. एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग इज रीच आउट टू समवन, गेट कनेक्टेड. आपसे स्ट्रेस में आपको अकेले रह के परेशान होने की जरूरत नहीं है. ट्राई टू स्पीक आउट टू समवन जिससे भी आप क्लोज हैं, अ फ्रेंड, अ फैमिली मेंबर. जस्ट रीच आउट एंड टॉक. अच्छा लगेगा. राइट. तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं. मैं जनरली जब भी ऐसा फील करता हूँ जहाँ मैं कॉमेडी में स्विच कर जाता हूँ, कॉमेडी एपिसोड में, जहाँ हम अपनी टीम में जनरली डेली 1.5 से 2 घंटा गेम्स खेलते हैं आपस में शाम को, ताकि स्ट्रेस फ्री रहे. बहुत अच्छे हैं गेम्स खेलना एंड या कॉमेडी रिलेटेड स्टफ देखना. दीस ऑल थिंग्स आर रियली गुड. डॉक्टर निकिता, एक चीज मैं समझना चाहता हूँ कि टीवी में ऐड आ रही है, बार बार हर जगह आ रहा है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें. बावजूद उसके हम बहुत सारे लोग नहीं कर रहे. अभी वैक्सीन में बात करें तो 2 तरह के लोग हैं. एक प्रो हैं, एक कहते हैं नहीं इससे और नुकसान हो रहा है. जो नेता लोग हैं उनको पता ये कितनी सीरियस है, फिर भी रैलीज चलती रहती है. बीट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इट्स नॉट अबाउट ABCD. ये साइकोलॉजी की स्टूडेंट है, अब ये क्या साइकी रहती है इन लोगों की इन चीजों के पीछे? वेल, वैक्सीन को लेकर के तो अगेन मैं बोलूंगी जो लोग मना कर रहे हैं उनको अवेयर करने की जरूरत है, क्योंकि अगेन वो डर है. मैं खुद पर्सनली 2-3 लोगों को जानती हूँ जो बिकॉज थोड़े बहुत सिम्टम्स अगर उन्होंने देख लिए किसी को कि अच्छा वैक्सीन लगने के बाद 1 दिन बाद इनको फीवर आ गया, तो दे गेट इनटू कि नहीं, अरे 1 दिन का फीवर या 1 दिन का डिस्कम्फर्ट डज इट मैटर. आप पूरे के पूरे कोविड को आराम से अगर मैनेज कर जाओगे आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड. तो ये चीजें समझने की हैं और अवेयरनेस क्रिएट करने की. बिकॉज मैंने बताया ना, कुछ भी नई चीज जब आती है तो लोगों को नहीं समझ में आता कि किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड करें. कुछ ऐसे लोगों से मेरी बात हुई जो बहुत सीनियर थे, बट वो भी ये कह रहे हैं कि कोविड है ही नहीं, इतना कुछ टीवी पे देखने के लिए. तो मैं समझना चाहता हूँ इसके पीछे क्या माइंडसेट रहता है, क्या साइकोलॉजी रहती है? देखिए, एक होता है कि जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो उसके कई फेजेस होते हैं. उसमें एक फेज होता है डिनायल का. तो या तो ये उस फेज में होंगे जो लोग आपसे ऐसी बातें कर रहे हैं कि फीवर आने के बाद भी जो लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे कोरोना नहीं हो सकता, ये डेंगू या मलेरिया होगा. तो ये उस तरीके की बात लग रही है कि नहीं नहीं ये कोरोना या ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ और ही है और ये ठीक हो जाएगा. जबरदस्ती हाइप किया जा रहा है. बट दिस इज नॉट रैशनल, दिस इज नॉट नॉर्मल. एंड अगेन सबकी थॉट प्रोसेस, सबके सोचने का तरीका अलग होता है. और मतलब अगर कोई इस तरीके की बातें कर रहा है तो वो गलत है. पर वो पर्सन पर्टिकुलरली मैं जब तक मिलूं या बात नहीं करूं, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती कि वो क्या सोच करके ऐसा बोल रहे हैं. आजकल ट्रीटमेंट 2 तरह की है, ऑफलाइन, ऑनलाइन. ऑनलाइन का प्रचार तेजी से बढ़ा है कोविड के कारण, क्योंकि इलाज नहीं मिल पा रहा ऑफलाइन लोगों को कोविड के अलावा. तो अगर हम बात करें डिप्रेशन की, तो जो ऑनलाइन कंसल्टेशन आजकल हो रही है, डू यू थिंक इट इज ऑल्सो वर्थ, वन शुड नॉट वरी कि अगर ऑफलाइन नहीं मिल रही तो वन शुड गो फॉर ऑनलाइन? बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि सॉरी एक क्वेश्चन और ऐड कर दूं छोटा सा. हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज द ट्रस्टवर्दी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट? बिकॉज आजकल यूट्यूब पे ऑनलाइन हर कोई एक्सपर्ट है, तो हाउ टू वेरीफाई? जी, जब बात थेरेपिस्ट की होती है तो RCI लाइसेंस आपको देखना चाहिए कि वो एक लाइसेंस्ड थेरेपिस्ट है या नहीं. RCI की तरफ से अगर लाइसेंस्ड हैं देन आप रिलाई कर सकते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं. और साइकाइट्रिस्ट की अगर बात करें तो अगर वो एक MBBS के बाद MD इन साइकाइट्री क्वालिफाई किए हुए डॉक्टर हैं तो आप बिल्कुल उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं. एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि MD इन साइकाइट्री हैं, आप उन पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं.
जी। और रही बात ऑनलाइन और ऑफलाइन कंसल्टेशन की, तो इस टाइम पे ऑफलाइन कंसल्टेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। जिस हिसाब से स्प्रेड हो रहा है, आप खुद रिस्क पे होंगे अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं सिर्फ इस चीज की कंसल्टेशन के लिए। और आपके डॉक्टर आपको ऑनलाइन भी काफी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, बिकॉज जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं दे आर, मतलब बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इंटर्नशिप साइकाइट्री डिपार्टमेंट से ही, तो मैंने देखा है कि कैसे वो लोग बिल्कुल इमीडिएटली दे मेक द डायग्नोसिस। मतलब उनके लिए जो प्रैक्टिस में है वो बहुत जल्दी चीजों को पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं, वो उसके एक्सपर्ट है। तो अगर उनको लग रहा है कि हाँ ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए या आपकी ये दिक्कत है, तो आपको बिल्कुल ट्रस्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर पे। और एक और चीज, जब हम साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं या साइकोथेरेपी की बात करते हैं, तो आपको पेशेंस भी रखना होगा। कई बार एकदम एक दिन में मैजिकल रिजल्ट्स नहीं आते हैं कई इलनेसेस के केस में, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। तो द ओनली थिंग इज कि ट्रस्ट योर डॉक्टर, एंड अगर आपको लग रहा है फायदा नहीं हो रहा है, दिक्कत है, तो टॉक टू द डॉक्टर अगेन, कंसल्ट अगेन। बट एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर बार बार जंप ना करें, और एक ही डॉक्टर से कंसल्ट करते रहने की कोशिश करें, एंड डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लोग अगर साइकाइट्रिस्ट के पास आते हैं तो इवन साइकोटिक इलनेसेस के पेशेंट्स जो कुछ भी नहीं कर रहे थे, बस घर पे बैठे रहते थे, घर वाले बोलते थे ये तो पागल है, बिकॉज वो उनके थॉट प्रोसेस चेंज हो चुके होते हैं, उनको रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग वगैरह नहीं हो रही होती है। बट आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट ओवर टाइम, इवन दे हैव स्टार्टेड परसुइंग देयर हॉबीज। एक लड़की मैंने देखा था खुद ओपीडी में, शी टोल्ड मी कि मैं तो अब स्टिचिंग सीख रही हूँ और मैं स्टिचिंग तक कर लेती हूँ। तो वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रही थी। खुद डॉक्टर्स ने उसको काफी मोटिवेट किया था कि डू समथिंग, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, तो वो उसने स्किल लर्न की और सीखी। तो दिस इज हाउ योर डॉक्टर्स इम्पैक्ट यू, एंड डज नॉट मैटर इस समय ट्रीटमेंट लेना इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन या ऑफलाइन डजंट मैटर। ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी उतना ही इफेक्टिव होता है। आपके डॉक्टर बिल्कुल वेरीफाई करके, आपके सिम्टम्स समझ करके, सब कुछ समझ करके ही आपको दवाइयां देते हैं। और इम्पोर्टेंट ये है कि आपका ट्रीटमेंट कंटिन्यूड रहे, पैंडेमिक की वजह से आपका ट्रीटमेंट ब्रेक ना हो। अगर आप ऑलरेडी एक मेंटल हेल्थ इशू से डील कर रहे थे, अंडर ट्रीटमेंट थे, और अब आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप टेली कंसल्टेशन के थ्रू अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें, और ट्रीटमेंट बिल्कुल ब्रेक नहीं होना चाहिए इस समय। दो सवाल। एक, कोविड ने मेंटल हेल्थ की ओर ध्यान बहुत खींचा है। अब गवर्नमेंट ने भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। कुछ सेलिब्रिटीज भी आगे आए हैं जिन्होंने आगे लोगों को अवेयर करना शुरू किया है, और कुछ सेलिब्रिटीज ने तो अपने इंसिडेंट भी शेयर किए ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी शुरू करें। आपको क्या लगता है, क्या इज दिस इनफ टू रिमूव द स्टिग्मा, या आपको लगता है कि दिस इज ए न्यू बिगनिंग, इससे काफी बेनिफिट होगा? तो क्या आपको ये लगता है कि इट इज इनफ, या आपको लगता है और स्टेप्स लेने की जरूरत है? स्टिग्मा ब्रेक करने की अगर बात है तो मुझे लगता है राइट फ्रॉम द स्कूल लेवल, जो बच्चे, छोटे बच्चे जब से स्कूल जाते हैं, वहां से ही समवॉट थोड़ा थोड़ा सा मेंटल हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस और एजुकेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो ओवरऑल व्हेन दीज किड्स ग्रो अप एज अडल्ट्स टुमारो, तो शायद मेंटल हेल्थ एक बहुत ही नॉर्मलाइज किया हुआ इशू रहेगा। और जो ऑलरेडी एडल्ट्स हैं उनको अवेयर कराने की जरूरत है, जिसके लिए ऑलरेडी ये काफी चीजें चल रही हैं। और इवन लोकल लेवल्स पे जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, उनका रोल मुझे लगता है इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर मैं यहाँ पे अपने लोकल एरिया को देखूं, तो यहाँ के लोग अगर यहाँ के लोग जिन्हें ज्यादा मानते हैं, जिन डॉक्टर्स को बहुत मानते हैं, जो पुराने डॉक्टर्स यहाँ के हैं, या इवन कुछ पॉलिटिकल पीपल जिनको वो बहुत ज्यादा मानते हैं, जिनकी बातें लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, तो अगर ऐसे लोगों के मुंह से वो सुनेंगे कि नहीं आपको मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, या वो लोग इस तरीके की कुछ स्टोरीज या इंसिडेंट्स शेयर करेंगे, तो मे बी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो। अगेन वही चीज है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपको ये देखना चाहिए कि किस तरीके के लोग किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, एंड देन वहां पे उनके थ्रू अवेयरनेस क्रिएट कराने की कोशिश करनी चाहिए। रेस्ट गवर्नमेंट इज डूइंग ग्रेट जॉब इन दिस। काफी अवेयरनेस आ गई है पहले के कंपैरिजन में। दतिया इटसेल्फ बीइंग अ स्मॉल प्लेस, पर यहाँ पे भी ओपीडी में जो यहाँ पे एचओडी इन साइकाइट्री हैं सर डॉक्टर कपिल, तो वो काफी अवेयरनेस के लिए पैम्पलेट्स बना करके और लोगों पे भेजना, जिससे कि बिल्कुल जो बेसिक सिम्टम्स है जो लोगों को पता ही नहीं थे, क्योंकि ये इसके लिए साइकाइट्रिस्ट के पास जाना होता है, तो
तो उसमें वो सब सिम्टम्स उन्होंने बिल्कुल कॉमनली लिख करके और सर्कुलेट किए सब जगह, एंड वो पैम्पलेट्स देख करके लोग ओपीडी में आते थे, अच्छा सर ये हमको प्रॉब्लम थी, हमें तो पता नहीं था कि इसका इलाज ऐसे हो जाता था, हम तो झाड़ फूक कराने जाते थे। तो ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है, एंड दिस इज सो गुड कि लोग खुद झाड़ फूक और ये सब से बच करके अब साइकाइट्रिस्ट के पास आना शुरू किए हैं फॉर देयर मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। और धीरे धीरे चीजें डेफिनेटली बेटर होती जाएंगी। चेंज देखिए ग्रेजुअली ही आता है, ओवरनाइट एकदम से नहीं होता है। तो इतने टाइम से जो स्टिग्मा और जो थॉट्स बने हुए हैं वो धीरे धीरे ही चेंज होते हैं, एंड आई कैन सी अ चेंज ऑलरेडी आ रहा है। और रेस्ट हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और होपफुली ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्प सीख कर पाएंगे और इसका फायदा उठा पाएंगे। Dr. Nikita, kindly share your email ID with the listeners. If they have any query, they can directly pose some questions, and I'm sure you're going to help them. Yeah, it's small letters में drnikita.toshi@gmail.com, drnikita.toshi@gmail.com। तो आप अपने क्वेश्चंस सेंड कर सकते हैं और होपफुली मैम आपको रिप्लाई करेंगी। क्या आपका मैसेज रहेगा हमारे लिसनर्स को, या कुछ ऐसा जो मैंने अभी तक नहीं पूछा आप बात करना चाहती हूँ लिसनर्स से, तो आप अपनी बात कर सकती हैं। या अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अपनी मेंटल हेल्थ है उसको लेकर के हम खुद बहुत कम अवेयर होते हैं। हम इतने बिजी होते हैं दिन भर के रूटीन में, और अब जब पेंडेमिक या ऐसी क्राइसिस जैसी सिचुएशन आई है तो सबको एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें कॉमनली देखने को मिल रही है। तो दिस इज द हाई टाइम व्हेन वी शुड अंडरस्टैंड कि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हमें अवेयर होना चाहिए। और जो कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं, बेसिक अपनी कुछ अलग नहीं, जो हम रूटीन प्रैक्टिसेस ही हैं जिसको अगर हम थोड़े अच्छे से करें तो दैट इम्पैक्ट्स अवर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। तो उसकी अगर बात करें तो स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, आपकी डाइट। तो जब हम डाइट की बात करते हैं तो व्हाट शुड आई ईट, ओके, तो टेक अ बैलेंस्ड डाइट। जंक फूड अवॉइड करें, टू मच ऑफ कार्ब्स, टू मच ऑफ प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें। दिस इज गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग एज वेल। नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड इंक्लूड करें अपनी डाइट में। मेक श्योर सारे विटामिन मिनरल्स आप ले रहे हैं अच्छे से। खाना कब खाएं, दिन भर कभी भी कुछ भी खाना इज नॉट राइट। मेक अ रूटीन फॉर योर सेल्फ एंड फिक्स टाइम पे खाना खाएं। ओके, दिस इज माई टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, दिस इज द टाइम फॉर लंच, स्नैक्स, डिनर। प्रॉपरली रूटीनली खाना खाएं। देन कम्स खाना कैसे खाएं, तो माइंडफुली खाएं। टीवी ऑन करके न्यूज चल रहा है, कुछ वायलेंस का सीन चल रहा है, रोना धोना चल रहा है टीवी पे, एंड आप भी ऐसे सॉप करके खाना खा रहे हैं, दिस इज नॉट राइट। When you have the food and your plate, just be at the moment. Feel thankful for this healthy food that I have in my plate. और उसको बिल्कुल मन से कंज्यूम करके be aware in that moment, और अच्छे से उस खाने को खाएं। Feel that okay, the food I am taking, this is the source of my energy, this is the source of my well-being. And उसको पूरे मन से अच्छे से feel करके खाएं। This does wonders. Again, hydration, drink adequate amount of water, and water भी जब every time you are drinking water, वो थोड़ा सा टाइम अपनी thought process को रोक के, मतलब वो thought process आप रोक नहीं सकते, पर just get into that, okay, sit calmly and relax होकर के पानी पिएं। वो थोड़ा सा आपको एक relaxation का moment मिलेगा इतनी भाग दौड़ और स्ट्रेस भरे रूटीन। Maintain a disciplined routine overall. अपना सोने का, उठने का टाइम, ये सब डिसाइडेड रखें। Try to follow a routine and it will help you. Take out some me time for yourself, some self-care time। या आपका कोई पैशन है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, व्हाटएवर, वो आप बिल्कुल मन से अपने लिए अपना टाइम निकाल। फ्रॉम इनसाइड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, मोर गुड, एंड ट्राई टू डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। कोशिश करिए किसी से बात करके मेक समवन फील हैप्पी। बहुत छोटी सी चीज है, किसी भी तरीके से आप किसी की हेल्प कर पाए, anything that you can do. Act of kindness से हमें खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक अलग, और एक्सरसाइजेस अपने रूटीन में इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। एक्सरसाइजेस, योगा, all these things, they are very helpful. News consumption, TV consumption, digital media, overall phone, smartphone पूरे दिन भर, बिकॉज आजकल हम घर पे हैं तो सारा दिन फोन के साथ बिजी रहते हैं। तो ट्राई टू लोगों से बात कीजिए, मेक देम फील हैप्पी, यू विल ऑल्सो फील बेटर। एंड कभी भी स्ट्रेस हो रहा हो, कोई चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही, देन रीच आउट, टॉक आउट
कई बार लोगों से बात करके हम बहुत बेटर फील कर सकते हैं। तो मेंटेन और अपनी पर्सनल हाइजीन, ओवरऑल हाइजीन पे ध्यान दें, अच्छे से रहने की कोशिश करें, यू नो, ऑल दीज थिंग्स ओवरऑल आपको बहुत ज्यादा मेंटली और फिजिकली हेल्दी बनाता है। जर्नलिंग इज अ ग्रेट प्रैक्टिस दीज डेज, अगर बिकॉज थोड़ा बहुत स्ट्रेस सबको रहता है, तो यू नो बिफोर स्लीपिंग जस्ट ट्राई टू राइट डाउन, वेंट आउट ऑल द स्ट्रेसेस एंड देन में ले आए इस समय। तो आपकी ओवरऑल मतलब हो सकता है आपको आगे चल के एंजाइटी या डिप्रेशन का सामना ना करना पड़ेगा, आप ऐसे ही इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आप चीजों को मैनेज कर पाए। एंड एट द एंड, अगर जो भी मैंने पहले भी जो सिम्टम्स डिस्कस किए थे, एंजाइटी के, डिप्रेशन के, या कुछ भी आपको अनयूजुअल लग रहा हो अपने नेचर में, बिहेवियर में, चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज्यादा आना, एनीथिंग दैट इज मेकिंग यू, यू नो, दैट इज मेकिंग योर डेली रूटीन डिफिकल्ट, आप अपनी रूटीन एक्टिविटी पहले की तरह नहीं कर पा रहे हैं, आपकी वर्क लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ अगर इफेक्ट हो रही है, तो मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। मे बी आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, बट देयर इज नो हार्म इन रीचिंग आउट टू अ साइकाइट्रिस्ट। इन सच अ केस आपको एक साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए एंड सी कि यू नो व्हाट कैन बी डन। मेनी टाइम्स कोई ऐसी इलनेस हो सकती है अनडायग्नोज, या हल्की डिप्रेशन हो सकती है, माइल्ड डिप्रेशन की वजह। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो जस्ट यू नो रीच आउट टू योर साइकाइट्रिस्ट एंड गेट ट्रीटमेंट ऑन टाइम एंड यू विल फील हैप्पी, और आपकी पूरी फैमिली, यू नो, एंड ओवरऑल लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाती है जब आप मेंटली एंड फिजिकली फिट रहते हैं। एंड जब आप मेंटल इलनेस, अनडायग्नोज्ड अनट्रीटेड मेंटल इलनेस से जूझ रहे होते हैं, तो आप और आपके साथ आपके आसपास वाले भी परेशान होते हैं, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। दिस इज नॉट राइट। So my take home message is, you know, stay happy, stay healthy, and never hesitate to reach out to a psychiatrist. थैंक यू सो मच डॉक्टर तोशी, मजा आया आपसे बात करके, बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आपने शेयर किए और होपफुली काफी लोगों को इससे मदद मिलेगी। और लिसनर्स Yes, I hope so. आप इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनकी लाइफ में भी एक चेंज आ सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर तोशी। Thank you so much, Danish ji, for this wonderful opportunity. Have a good day. तो लिसनर्स, अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान। जो मैडम ने आपको बताया है उन चीजों पर गौर रखें, अपने आप को फिट रखें, मेंटली भी फिजिकली भी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डू रीच आउट टू द साइकियाट्रिस्ट। देयर इज नो हार्म, नो शेम एट ऑल। इट्स यू, मी एंड वी टुगेदर हैव टू मेक डिफरेंस, and we have to come out and we have to speak whatever we are feeling. We have to aware people as much as we can. Let's do our own duties. Let's think about our own responsibility and the world will be changed. Thank you so much.